तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 5। इस चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुका है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले हैं और कहाँ कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले थे, उन सभी सारी चीज़ों को, उन सारे टॉपिकों को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बिना समय गवाए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला फर्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न है, फर्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न है, उसका नाम है अति लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट, जिसका नाम है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। यह पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो उत्तर में देखिए फैक्ट्री प्रणाली के विकास में मशीनों और नए नए यंत्रों के आविष्कार ने, मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार होगा, न कि बहिष्कार होगा। आविष्कार होगा, क्या होगा? आविष्कार होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ आविष्कार होगा। मशीन एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास में अगर दो महत्वपूर्ण अगर कोई कारक है तो वह है मशीन और दूसरा नए नए यंत्रों का आविष्कार। इन्हीं दो कारणों के कारण क्या हुआ? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुआ? किसकी शुरुआत हुई? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। हम लोग दूसरे अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले, भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा कोई कमी नहीं थी। और पूंजी लगाने के बाद में उनको जो लाभ हुआ उससे वह क्या हो गए? और भी पूंजीपति बन गए। समाज में तीन वर्ग का जन्म या उदय हुआ। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा बुर्जुआ वर्ग एवं मजदूर वर्ग। जो पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच के वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहलाया। जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के, मजदूर वर्ग के बीच में जो वर्ग बच गया वह क्या कहलाया? बुर्जुआ वर्ग कहलाया। जिसमें मध्यम वर्ग के लोग जैसे किसान, वकील, व्यापारी, डॉक्टर आदि आते थे। किस वर्ग में? बुर्जुआ वर्ग में। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की शोषण की नीति के खिलाफ भूमिका निभाया। यही वह बुर्जुआ वर्ग था जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए, तो दूसरा अति लघुत्तरीय भी प्रश्न हो गया हमारा। तीसरे लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? 18वीं शताब्दी में मतलब 1700 से लेकर 1799 के बीच में भारत में कौन कौन से उद्योग थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, जूट उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ था। उस समय यही सारे उद्योग ज्यादातर फेमस थे, प्रसिद्ध थे। चलिए अब चौथे अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? यह आपका चौथा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। भारत के कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। इसे ही निरुद्योगीकरण कहा जाता है। निरुद्योगीकरण कहा जाता है इसे ही। जब मशीनों का आविष्कार हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो भारत के कुटीर उद्योग थे, जो छोटे मोटे उद्योग थे, वह एकदम बंद होने के कगार पर पहुंच गए। उसी को क्या कहा जाता है? निरुद्योगीकरण कहा जाता है। पांचवा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका क्या उद्देश्य था? जो औद्योगिक आयोग होता है, जो उद्योगों की देखरेख करता है, उसकी नियुक्ति कब हुई थी? इसका उद्देश्य क्या होता? मतलब इसकी नियुक्ति कहने का मतलब जो औद्योगिक आयोग था, इसका गठन कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? किसके लिए इसका गठन किया गया था? तो औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार को
भारतीय वित्त से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाना था जिससे सरकार सहायता दे सके कि कौन कौन सी सहायता सरकार के पास उपलब्ध है, वो कौन कौन सी सहायता दे सकती है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न तो हमारा खत्म हो गया, हम लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। और लघुत्तरीय का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वह है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यह लघुत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। औद्योगिकरण ऐसे प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन श्रम के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। नए नए मशीनों का आविष्कार और तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। जितने नए नए मशीनों का आविष्कार होगा और तकनीकों को, उसी पर क्या निर्भर करेगा, औद्योगिकरण निर्भर करेगा। इसमें जरूरी तत्वों के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं स्वयं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर औद्योगिकरण को, उद्योगों को आगे लेके जाना है तो उसमें पूंजी की बहुत आवश्यकता है। उसके अलावा अपने आप को स्वयं भी आपको अपने फैक्ट्री में टाइम देना होगा। तो फर्स्ट लघुत्तरीय आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड लघुत्तरीय है आपका कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया, यह क्वेश्चन है। औद्योगिकरण ने कई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिससे गृह युद्ध के गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। जो छोटे मोटे उद्योगों के मालिक थे वह क्या बन चुके थे, मजदूर बन चुके थे। किसकी शुरुआत के कारण, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के कारण। वे या तो बेरोजगार हो गए या उद्योगों में मजदूर बनकर मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। औद्योगिकरण के कारण औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी, बच्चों हो या महिलाएं हो या मजदूर हो जो छोटे उद्योग के कभी मालिक हुआ करते थे, उनकी स्थिति इतनी ना खराब हो गई कि उनको जो उपभोग का वस्तु है, जो खाने की वस्तु है, जो मूल जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वह भी उनसे पूरा नहीं होता था। 3 में है स्थलापत्ति की शुरुआत कैसे हुई। मजदूरों शहरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो मजदूर लोग थे वह शहर में किसी छोटे मोटे घरों में रहते थे जहां किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसमें रहने लगे, जिसे शलभ कहा जाता है। वह किसी तरह से जीवन अपना यापन करने लगे। वह मजबूर थे क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई रोजगार था ही नहीं उनके पास। इस कारण वे किसी भी तरह रहने लगे। इसे ही शलभ कहा गया। इसकी शुरुआत औद्योगिकरण के कारण हुआ। शहरों के मकानों का किराया अधिक होता था। मजदूर शहरों में काम करने के लिए आए तो उन्होंने शहरों के महंगे किराए देने में असक्षम थे, इसलिए उन्होंने शहरों के किनारे छोटे छोटे झोपड़ियां बनाकर रहने लगे, जिसे ही शलभ कहा गया। यह गंदी बस्ती होती है जहां बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अभाव होता है। ये सब चीजें नहीं मिल पाती है। अब स्थलापत्ति में अगर आसानी भाषा में अगर समझना चाहिए कि स्थलापत्ति क्या है, तो जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, नए नए उद्योग लगे, तो लोग शहरों की तरफ क्या हुए, पलायन किए। शहरों में क्या हुआ कि ऐसे क्षेत्रों का अभाव था जहाँ मकान बहुत सारे मकान बने, नए नए मकान तो बने, बहुत सारे मकान भी बने, लेकिन मजदूर उसका किराया इतना था कि मजदूर लोग उसका किराया नहीं चुका पाते थे, देने के काबिल नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे क्योंकि वह उसका किराया दे सके, बड़े बड़े घरों में रह सके। तो वह शहर के बाहर छोटे मोटे झोपड़ी झोपड़ी में रहने लगे। यह गंदी बस्तियां थी और जो सुविधा का जो सामान होता है, उपभोग का भी जो सामान होता है, वह भी स्पष्ट रूप से वह जुगाड़ नहीं कर पाते थे। ऐसी पद्धति कोई कहा गया, स्थलापत्ति कहा गया। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून की भाई इतना तक तो आपको मजदूरी देनी ही होगी, उससे अगर आप कम देते हैं तो आप यह गलत कर रहे हैं मजदूरों के साथ। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य उस उद्योगों में मजदूरी की दर निश्चित करना था कि भाई इतना फिक्स रहेगा। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर पाए बल्कि इससे कुछ और भी अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। अब 5वां लघुत्तरीय प्रश्न है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे। औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। जो दो चीज है, कोयला होता है और उद्योग होता है,
वह औद्योगिकरण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, उद्योग की प्रगति कोयला एवं लौह उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहा से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे यंत्र चलाए जाते हैं। नए उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग ने अति तीव्र गति प्रदान की। दोनों के बिना संभव नहीं था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे, तो औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। अब इसके बारे में देखिए कौन कौन से निम्नलिखित कारण है। पहला है आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता आविष्कार की जननी, नए नए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में नए नए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में उद्योगों का विकास हुआ। अब नए नए मशीनों का आविष्कार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी दूसरा का कारण है। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा दिया है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। किसी भी उद्योग की प्रगति जो होती है वह कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानें थी जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अब तीसरा दिया है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। तीसरा कारण है मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार भी नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। सस्ते श्रम की उपलब्धता, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बराबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन करने के लिए या आजीविका को अपना अर्जन करने के लिए, किसी तरह अपना घर परिवार चलाने के लिए काम धंधों के खोज में निकटवर्ती शहरों में चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्यक मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। इससे जिससे सस्ते श्रम के उत्पादन में क्षेत्र की सहायता मिल सके। अब दिया है भाई, अभी और भी कारण है आपका यातायात की सुविधा। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की सुविधा बहुत थी। रुक जाइए थोड़ा सा। ब्रिटेन में यातायात की सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणीय देश था। कौन? ब्रिटेन, जहां औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण और सभी देशों के सामने सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ और औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायता पहुंचा। अब एक और कारण दिया है विशाल औपनिवेशिक स्थिति। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों में बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे नगरों को क्या बना के रखा था? अपना उपनिवेश बना के रखा था। दूसरा का कारण है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें पहला परिवर्तन है आपका नगरों का विकास। सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ, जिससे जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि नए व्यापारिक नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। किसका देन है ये? औद्योगिकरण का देन है। दूसरा देखिए, कुटीर उद्योगों का पतन। बड़े बड़े मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ, वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग इत्यादि कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। अब तीसरा कारण भी होगा भाई, इसमें तो बहुत सारे चीज थे। तीसरा जो परिवर्तन हुआ वह समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय। समाज में जो परिवर्तन देखने को मिला, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का जन्म हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय
भारत 3 वर्गों में बट गया, जिसमें पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, और तीसरा था मजदूर वर्ग। 3 वर्गों में बट गया। तो वर्ग विभाजन भी हुआ। समाज में जो वर्ग विभाजन हुआ वह कब हुआ? तो औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। चौथा कारण दिया है आपको, चौथा जो दिया है परिवर्तन, वह था फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। औद्योगिकरण की बड़े बड़े उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों का उद्योगपतियों द्वारा शोषण होने लगा। जो बड़े बड़े उद्योग थे, जो मालिक थे उनके, वह मजदूरों का शोषण करने लगे, उनसे काम करवाते थे, काफी मेहनत करवाते थे और उनको मजदूरी काफी कम देते थे, तो उनका शोषण हुआ। और ऐसे ही चल के फैक्ट्री में काम करने वाले थे मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। सलापति की शुरुआत, छोटे छोटे घरों में जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां मजदूर रहने को मजदूर थे, इसे ही सलापति की शुरुआत किया, इसे ही सलापति कहा गया। तो इसकी भी जो शुरुआत हुई थी वह औद्योगिकरण के बाद ही हुई। चलिए, तीसरा जो हम लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया, इसके बारे में समझते हैं। उन्नत एवं शक्तिशाली देशों द्वारा, जो काफी शक्तिशाली देश थे, जो काफी अमीर देश थे, तो अमीर एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों के राजनीतिक तथा आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं। वह किसी तरह से क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है और उन्हीं के संसाधनों का उपयोग करता है बिना कोई टैक्स वगैरह दिए, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद जैसे जो भारत था वह अंग्रेज का एक क्या था? उपनिवेश था। ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को, जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी, जिससे उपनिवेशवाद को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और उत्पादित वस्तुओं को खत्म करने के लिए, यानी बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता की आवश्यकता हुई, और बाजार को उपलब्ध कराने के लिए किसकी शुरुआत की गई? उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था, जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। 1850 ईस्वी के बाद भारत सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, जिसके वजह से भारत में एक के बाद एक देसी उद्योग खत्म होने लगे और औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। कच्चे माल की आपूर्ति एवं उद्योगों में तैयार माल को बेचने के लिए ही किसकी शुरुआत हुई? उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले, कि कुटीर उद्योग का क्या महत्व था एवं उसकी क्या उपयोगिता रही। तो कम पूंजी में घरेलू स्तर पर उत्पादित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें देश की अधिकांश आबादी की भागीदारी होती है। इसमें किसी विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें श्रम, पूंजी और समस्या तीनों कम लगते हैं तथा घर बैठे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। यह कुटीर उद्योग वाला है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का भी योगदान होता है, योगदान भी सराहनीय होता है। अगर कुटीर उद्योग वगैरह है तो उसमें महिलाएं भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, अपना पूर्ण योगदान देती है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण: सूत कटाई, बुनाई, उनका रंग रोनक करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई, ये सब कुटीर उद्योग में ही आते थे। इत्यादि कुटीर उद्योग है। भारत में औद्योगिकरण के पूर्व कुटीर उद्योग काफी विकसित था, परंतु औद्योगिकरण के बाद उन्हें कच्चे माल के लाने पड़ गए और धीरे धीरे यह कुटीर उद्योग क्या हो गया? एकदम बंद सी हो गई। अब कुटीर उद्योग की उपयोगिता निम्नलिखित थी। एक में दिया गया है कि यह मध्यम एवं निम्न वर्ग के अधिकांश लोगों का रोजगार उपलब्ध कराते थे। जो छोटे लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो मध्यम परिवार थे, उनमें रोजगार का जो एकमात्र साधन था वह कुटीर उद्योग था। दूसरा उपयोगिता दिया है, यह घरेलू महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान करता था। तीसरा, यही तो है मच्छर।
तीसरा दिया है, इसमें रोजगार की तलाश में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने में सहायता मिलती है। अगर कुटीर उद्योग धंधा है, छोटे मोटे उद्योग है, तो वह घर पे ही काम कर सकता है, बाहर कमाने नहीं जाता है आदमी। चौथा दिया हुआ है आपका, यह सामाजिक आर्थिक प्रगति, रुक जाइए, यह सामाजिक आर्थिक प्रगति एवं संतुलन क्षेत्रवाद के विकास में एक शक्तिशाली औजार के रूप में कार्य करता है कुटीर उद्योग। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयोग तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करता है। अब कौशल में वृद्धि आपको सिखाने में वृद्धि करती है। उद्यमिता का मतलब होता है आप रिस्क लेना सीख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते लगाते आप रिस्क लेना सीख जाते हैं। चलिए, अब इस चैप्टर का शायद हमको लगता है लास्ट इधर उत्तरीय प्रश्न होगा, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, दूसरा भी देखा जाता है। औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे, इसके बारे में देखना है। औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे को तो प्रभावित किया ही, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया, जो बड़े वर्गों का जो बोलबाला था वह समाप्त हो गया। श्रमजीवियों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए नए उद्योग केंद्रों में उनकी स्थिति पहले से अच्छी थी और उनकी आय भी बढ़ गई, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन हो गया। शहरों के ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बढ़ गई। मिल मालिक मजदूरों के शोषण के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे, अतः मजदूर अपनी संगठन तथा ट्रेड यूनियन बनाकर और हड़ताल करके मिल मालिकों को अपनी मांग पूरी करने के लिए उन्हें विवश करने लगे। इससे लोगों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीवाद का विकास तो हुआ, फलतः समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, पूंजीपति वर्ग उभर कर आए। पूंजीपतियों ने शासन और राजनीति को प्रभावित किया। उपनिवेशवाद से ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ और यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के महादेशों में उपनिवेशवाद की स्थापित की गई। यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि सारे विश्व के साम्राज्यवादी होड़ के कारण अशांति एवं संघर्ष का वातावरण बना रहा। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी व्यवस्था का अभिशाप था। यही उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई, जिसने विश्व की राजनीति को काफी बदल कर रख दिया। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।